This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं वजिया खान। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम लोगों ने ऑयल को फोकस करने के ऊपर डिस्कशन बेस करेंगे अपनी आज, क्योंकि आज अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ओगरा की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, यहाँ पर ओगरा की एक रिकमेंडेशन आई थी जो हमने देखा था, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेशनली प्राइसेस जो है वो ऑयल की रिड्यूस कर दी गई हैं, उसके ऊपर रिकमेंडेशन को बेस करते हुए May 1 से गवर्नमेंट को भी ऑयल की प्राइसेस बाय ₹4.89 पर लीटर जो है वो डिक्रीज कर लेनी चाहिए। लेकिन इस पर हमने देखा कि कल हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का चेंज देखने में नहीं आया और कोई भी इस तरह के इकदाम गवर्नमेंट ने नहीं किया, एक्चुअली रिजेक्टेड दी ओगरा प्रपोजल। तो वाई वाज दैट प्रपोजल रिजेक्टेड? अगर इंटरनेशनली जब मार्च में प्राइसेस बढ़ी थी इंटरनेशनल मार्केट में तो उसको पास ऑन किया गया था एंड कंज्यूमर्स को, तो क्यों नहीं जब ये प्रॉफिट अब थोड़ी प्राइसेस कम आई हैं तो ये रिलीफ क्यों नहीं पास ऑन किया जा रहा? और वो प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट अपने पास किन बेसिस पे रख रही है, इसके ऊपर डिस्कशन को बेस करेंगे। उसके अलावा और आने वाले वक्तों में पेट्रोलियम के क्या प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं और क्या आने वाले वक्तों में बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की, इसको ऊपर जो है डिस्कशन को आज बेस करेंगे। बस इससे पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। सलीम भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हेस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, इससे मैंने न्यूज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में कोट की है ओगरा की, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की क्या जस्टिफिकेशन आई है, क्यों ये रिलीफ जो प्राइस में आया था वो पास ऑन नहीं किया गया इंटरव्यू में? आई थिंक पहले तो हमें अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा एजुकेट मैं चाहूँगा कि मैं कर सकूँ कि जी मैं बता सकूँ कि प्राइस स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक मीडिया ने पिछले कुछ सालों में वो चीज़ें जो कि लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आती थी अब लोग अंडरस्टैंड करते हैं और उन पे रिएक्ट अकॉर्डिंगली करते हैं और ये बहुत एक जो है एक अच्छी पेशरफ्त है। तो मैं पहले अपने व्यूअर्स से ये शेयर करना चाहता हूँ कि प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा वो कुछ 6-7 एलिमेंट्स के ऊपर है जिसके बेसिस के ऊपर ओगरा जो है वो प्राइसिंग अनाउंस करती है। सबसे पहले जो है वो एक एक्स रिफाइनरी प्राइस कैलकुलेट की जाती है जो कि पिछले महीने के जो पूरे 30 दिनों के अंदर जो प्लेट्स के ऊपर जो इंटरनेशनली ट्रेड होती हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स उनका एक एवरेज लिया जाता है और उसके अंदर सर्टन एक्सपेंसेस जो कि रिफाइनरीज को अलाउ किए जाते हैं वो ऐड किए जाता है और उससे एक एक्स रिफाइनरी प्राइस कैलकुलेट की जाती है। फिर उसके बाद उसके अंदर एक एलिमेंट और आता है जिसको कि हम इनलैंड ट्रेड इक्वलाइजेशन मार्जिन कहते हैं। वो मार्जिन वो होता है जो कि एक पूल में दिया जाता है, गवर्नमेंट देती है, जो कि कराची से लेकर खैबर तक कीमतों को एक रखने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। तीसरी उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है। ये वो लेवी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मद में वो एक चार्ज लगाते हैं, वो उसको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स है। तो अगर आप कंप्लीट प्राइसिंग स्ट्रक्चर को आज देखें तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेट अवे अदर देन दी टर्नओवर टैक्सेस और जो अदर टैक्सेस हैं उसके अलावा स्ट्रेट अवे इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर में, आज के प्राइसिंग स्ट्रक्चर में तकरीबन 20 रुपये डीजल के ऊपर और तकरीबन 22 रुपये पेट्रोल के ऊपर ये गवर्नमेंट अपनी किटी के अंदर ले जाती है। अच्छा, इसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं और डीलर्स हैं जिनका के असल स्टेक है, जिनकी के इन्वेस्टमेंट है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आज आप रिफाइनरी लगाने जाते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर आप रिफाइनरी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी लगा रहे हैं जैसे इंडिया ने बठिंडा में लगाई है तो आपको $4 अरब चाहिए वो रिफाइनरी लगाने के लिए। तो वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इस पूरे स्ट्रक्चर में 4-4.5 रुपये मिलते हैं, जिसमें से ₹1.88 इस दफ़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिले हैं, ₹2 डीलर्स को मिले हैं और 8 से 12 आने तकरीबन रिफाइनरीज को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस की है। आपने एक तो बिजनेस को डिस्करेज कर रहे हैं, सही है, और आप कर ये रहे हैं कि आप रोज़ाना फॉर्मूले को अपने पीडीएल की जो एलिमेंट है उससे मैनिपुलेट करते रहते हैं
ओगरा को एक सर्टन फार्मूला दिया गया है, वो उसके मुताबिक कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को भेज देती है और गवर्नमेंट से कहती है कि जी ये प्राइसिंग आ रही है। अब उसके अंदर गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो अपना पीडीएल जो डेवलपमेंट लेवी है उसके एलिमेंट को कम कर दे जो और या ज़्यादा कर दे, क्योंकि पिछली दफ़ा दरमियान में गवर्नमेंट ने प्राइसिंग कम की थी, इसलिए वो उन्होंने वो जो लॉस है उसको मेकअप करने के लिए ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में वो सारा पैसा ले गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से टोटली गलत है। आप एक फार्मूला बनाएं जो कि रैशनल हो, इस तरह का ना हो कि उसमें 22 रुपए आप ले जाएं और इन्वेस्टर जो है वो 4.5 रुपए ले और जो पब्लिक जो है वो 18 रुपए अपनी जेब से दे। आप एक अच्छा फार्मूला बनाएं जो कि पब्लिक, इन्वेस्टर और आपके हक में हो और उस पर स्टिक ऑन करें, फिर उसको एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल ना करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिस्टम में के अंदर ये एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर आया, आपने प्राइसेस कम कर दी, पॉलिटिकल प्राइसेस का प्रेशर खत्म हो गया, आपने प्राइसेस दोबारा बढ़ा दी। तो आई थिंक वो ये हमें हैबिट ये छोड़नी होगी अगर हम लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा ऑयल। लेकिन इतना क्रिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी हो चुका है अभी, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ाते हैं या कम हो जाती हैं टोटली गवर्नमेंट के हाथ में इवेंचुअली जाके डिसीजन आ जाता है फिर, इसमें और कंपनीज का। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने फिर ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों बनाई है? अगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी कायमा कमेटीज और इन्होंने ही पेट्रोलियम प्राइसेस फिक्स करनी है तो फिर उनको भिजवा दिया करें, वो खुद ही कर लिया करें। ये ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल क्या है? क्योंकि इवेंचुअली ये तो उनके रोल को अंडरमाइन करने वाली बात है। 103 रुपए जिसको अपने जेब से देने पड़े वो तो एंड कंज्यूमर ही बनता है, इसको कोई प्रॉफिट उसके ऊपर नहीं है। आप ये देखिए कि 107 रुपए इस वक्त डीजल की प्राइस है। ये प्राइस उस वक्त भी नहीं थी जबकि ऑयल ने अपना हाईएस्ट टच किया था 145, 148। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें डेवलपमेंट लेवीज, सेल टैक्स की मद में कितना पैसा गवर्नमेंट के पास गया है। और क्या वो डेवलपमेंट लेवीज और जिन भी हेड्स के अंडर जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो क्या इवेंचुअली वो उन सेक्टर्स या उन हेड्स के अंदर कोई काम देखने में आया है? देखें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों बनाई गई थी? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए बनाई गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी थी इन्होंने, सही है। मैंने तो आज तक कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं देखा, अदर देन जो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं वो इस फंड से थोड़ी पैसा यूज करती हैं। तो डेवलपमेंट लेवी वाज दैट टू डेवलप द पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे। आज आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जिनको क्या 22 पैसे, 28 पैसे, 70 पैसे पिछले 3 महीने में जो हमारे मार्जिन रहे हैं, उनसे आप ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो 21 दिन का स्टॉक रखें 20 पैसे के कमीशन के ऊपर, और आप 22 रुपए लेके जाते हैं और आप ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन करते हैं और आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ही कहते हैं। तो आप देख लीजिए उस ट्रेंड का क्या नतीजा क्या है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वही जो लोकल इन्वेस्टर फंसे हैं। और सलीम साहब, ये भी माना जाता है काफ़ी ज़्यादा कि जो है बहुत एक ऑयल कार्टेल भी है जो इस तरह के इम्पोर्ट बिल्स जो हैं उनको नीचे आने देना नहीं चाहता है। कुछ ऑब्वियसली जिस तरह अभी आपने मेंशन किया, अगर 20-22 रुपए गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो उसमें से डेफिनेटली करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा मौजूद होगा, तभी इस तरह के कार्टेल्स मौजूद हैं जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस के पास की तरफ भी जो है ऑयल से मूव करने नहीं देखिए जी, अगर आप उस कार्टेल सिस्टम की तरफ जाएंगे तो वो दैट इज एट इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट। एज फार एज जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। फिर कार्टेलाइजेशन, आपका नाम मैनिपुलेशंस, करप्शंस, वो फिर उनके लेवल डिफरेंट हैं। वो फिर आप इम्पोर्ट साइड पे चले जाएं, फिर आप सरकारी कंपनी की तरफ चले जाएं, ऑयल कंपनी की तरफ चले जाएं, फिर आप वो एक अपना उनका एक तरीका कार है। 20-22 साल से हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें वी नो ईच एंड एवरीथिंग कि किस लेवल पे। लेकिन अगर आप प्योरली मेरिट के ऊपर बात करें तो देखें जी, आपने एक ऑयल गैस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक मैंडेट दिया हुआ है। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट मैंडेट, नंबर 1। चाहिए वो मैंडेट रैशनल होना चाहिए, ठीक है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनका जो इन्वेस्टमेंट की प्रपोर्शन में है उनको हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि आज नहीं मिल रहा। आप जो कोटेड हैं कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में, और जहां पर जो कि फेयर कंपनीज हैं, आप उनके रिजल्ट उठा के देख लें, उनका पहले क्वार्टर में लॉस है। इसलिए लॉस है कि मार्जिन ही नहीं है। बिल्कुल। तो ठीक है सलीम साहब, यहाँ पे तो छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और एलपीजी को लेकर जो गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोगों ने ऑयल की करंट स्टेट जो है पाकिस्तान में अभी उसके और उसकी प्राइसेस का करंट स्टेट किया है, उसका मैकेनिज्म प्राइसेस की जब टोटल एक नेट प्राइस जो एक आम आदमी जो वो पे करता है उसकी एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, किस कौन कौन से टैक्सेस उस पर लेवी होते हैं और सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था। अब थोड़ा डिस्कशन को आगे की तरफ लेके चलेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा बात होती है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कहा जाता है कि वो एक डबल प्रॉब्लम में फंसी हुई है। ऑयल की प्राइसेज जो है बहुत हाइक पर हैं और दूसरी तरफ गैस की शॉर्टेजेस भी अपनी जगह मौजूद हैं जो CNG की शॉर्टेज पे में रिजल्ट करती है। तो उसमें एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसिडर करती है, हम न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड देखते हैं, वो LPG कहलाता है। तो LPG के क्या एवेन्यूज़ हैं, LPG वाकई में क्या एक CNG को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, क्या उसका एक्चुअल मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके ऊपर सलीम साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि LPG के मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि CNG को रिप्लेस करने की बात की जाती है कि CNG को हटा दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि CNG को बिल्कुल हटा ही देना चाहिए या फिर कोई किसी किस्म का मिक्स जो है वो बनाना चाहिए? देखिए, इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क माय ओपिनियन, सही है, नंबर वन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिए हैं, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम ने जो CNG और LPG के सिलसिले में जो इनके इनिशिएटिव हैं वो वाकई काबिल सताइश हैं। यू नो, कुछ बुरी चीज़ें भी तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। LPG इज़ ए फ्यूल ऑफ फ्यूचर, सही है। आपका सवाल होगा अगर LPG इज़ ए फ्यूल ऑफ फ्यूचर तो सिर्फ आप ही क्यों हैं जिन्होंने पहला स्टेशन लगाया, ये तो एकदम भरमार हो जानी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये है कि लोग अभी शाय हैं, लोग डर रहे हैं। जैसे CNG के स्टेशन लगा के लोग फंस गए और उनकी इन्वेस्टमेंट फंस गई, तो इसी तरह LPG में भी शायनेस है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ क्लियर नहीं हैं, जो कि हमारे पहले स्टेशन पे डॉक्टर आसिम साहब आए थे, उन्होंने उसकी काफ़ी क्लैरिफिकेशन पेश की और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है, जो कि बहुत इनकरेजिंग है और हमने अपनी रिकमेंडेशंस भी उनको भेजी हैं। रही बात अल्टरनेट फ्यूल की, तो अगर आप CNG की बात करते हैं तो CNG की यूटिलाइजेशन वो नहीं है जो हमने शुरू कर दी। CNG की यूटिलाइजेशन थी बेसिकली इंडस्ट्री के लिए। देखिए, जब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, मजदूर को पैसे मिलेंगे तो वो कपड़ा भी खरीदेगा, तेल भी खरीदेगा, LPG भी खरीदेगा, तो ये तो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट आता है, एक चीज़ चलती। अगर आप उसी CNG को गाड़ियों में फूंकना शुरू कर दें, जिसको कि आपने यूरिया में कन्वर्ट करना है, जिसको कि आपने अब अदर सेरेमिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है, अगर आप उसको गाड़ियों में फूंकना शुरू कर दें और ये कहें कि ये फ्यूल ऑफ द पुअर है, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। उसकी रीज़न ये है, एक आदमी जो टोयोटा करोला 1300 सीसी जो कि 15 लाख रुपए की मेंटेन करता है, वो गरीब आदमी नहीं है, वो मिडिल क्लास का फर्द है इस मुल्क का, और उसको पे प्राइस करनी चाहिए। मोटरसाइकिल वाला यकीनन बेचारा गरीब है, वो CNG इस्तेमाल नहीं करता, सही है। तो ये कहना कि जी फ्यूल, और दूसरी कि इन्वेस्टमेंट यस लोगों ने की, लेकिन ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था कि लोगों ने अपने एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट पूरी निकाल ली। दे पुल आउट 30-30 लाख रुपया लोगों ने। बट लॉस तो हमें कंट्री लेवल पे उठाना पड़ा ना, हमारे कंट्री लेवल पे कंज्यूमर को लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर ने किट लगा ली और वो किट अब रिडंडेंट है उसके लिए, क्योंकि उसको CNG मिलती ही नहीं है और आगे और नहीं मिलेगी, सही है। जहाँ तक प्राइसिंग का मामला है, तो आज CNG जो है और LPG, इनकी प्राइस में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर आप मुझसे रियलिस्टिकली पूछेंगे तो ये प्राइस हमेशा पेट्रोल की प्राइस जो कि 103 रुपये है और CNG की प्राइस जो कि 65 रुपये है, उसके बीच में रहेगी, सही है। इट विल नॉट बी चीपर देन CNG, इट विल नॉट बी एक्सपेंसिव देन दी पेट्रोल। तो आपको ये दरमियान वाला रास्ता उस सो कॉल्ड पुअर क्लास के लिए जो कि CNG इस्तेमाल करती है उसके लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपने अगर इंसेंटिवाइज करना है पुअर क्लास को, तो आप पेट्रोल में कर दें। सही, तो आपका कहना मानना यही है कि ये एक्चुअली LPG जो है वो CNG को रिप्लेस करने के लिए नहीं, जो एक
अजम्पशन है उसको रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा रहा है। ये दोनों के जो एक गैप पेट्रोल और सीएनजी के बीच में उसको फिल करने के लिए वो किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सीएनजी आपको मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी नहीं। उसकी वजह ये है कि जब तक आपकी वो पाइपलाइन, ईरान पाइपलाइन, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, तो वो तो जब आएगी तब की बात है। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि दिन ब दिन आपकी सीएनजी रिड्यूस ही होगी, इंक्रीज नहीं होगी जब तक नए एवेन्यूज नहीं आते हैं। सही, और उनमें टाइम है आपके लिए। तो आप या तो अपनी इंडस्ट्री चला लें, लोगों को रोटी प्रोवाइड कर दें, या अपनी गाड़ियां चला लें। तो मेरे तो ख्याल में अगर आप पंजाब साइड पे चले जाएं तो आपको तो सीएनजी स्टेशन साथ साथ जुड़े हुए मिलेंगे। इट वाज सच ए प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन कि लोगों के पे बैक पीरियड 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने थे। लेकिन कंज्यूमर जिसने 70,000 रुपए की, 60,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, 25,000 रुपए की किट लगवा ली, वो तो फंस गया। तो सलीम साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आज आपका फोकस जो है वो सीएनजी के ऊपर है। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि सीएनजी की वजह से जो है वो आज एक पूरे मुल्क के अंदर एक रेवोल्यूशन है, और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो ऑयल प्रोसेस शूट हुई हैं उसके हिसाब से अगर अभी भी देखा जाए तो सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो हमारी व्हीकल्स के लिए बहुत मावन मददगार है। असल में जो चीज थी जिसको पूरा नहीं किया गया वो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसने एक्सप्लोरेशन के सही तरीके से जराए को जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया। अगर वो सही तरीके से एक्सप्लोर करती तो ना तो गैस को इंडस्ट्री के लिए कोई कमी होती और ना ही सीएनजी सेक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती। हमारे यहाँ जो असल चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, ना मिड टर्म और ना लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से क्राइसिस होता है। अगर सही मानों में देखा जाए तो सीएनजी ही की वजह से जो है वो आज हमारे यहाँ इतना ज्यादा क्राइसिस नहीं है, वरना इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ऑयल की वो फ्लक्चुएट होती रहेंगी। हो सकता है कि ये प्राइसेस अगर कोई भी दुनिया में क्राइसिस आए तो 140 या $150 पर बैरल हो जाए, तो उस वक्त ये प्राइसेस जो आज 103 रुपए है हमारे यहाँ पर लीटर, वो 125 पर चला जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर कहूंगा कि सीएनजी जितने भी स्टेशन हैं और जो इनकी एसोसिएशन है उनको चाहिए कि एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर ना हो, इनका प्रॉफिट जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच अनवर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। डेफिनेटली आप भी इनकी जो भी इन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए उनसे एग्री करेंगे। जी मैं किसी हद तक एग्री करूंगा और किसी हद तक नहीं करूंगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि आपकी ऑयल गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो OGDC आपकी थी वो उसमें आज तक आप एक परमानेंट MD तो अपॉइंट कर नहीं सके 4 सालों में, तो वो गैस क्या एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी ये है, ठीक है, वेदर इट्स गुड और इट्स बैड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप गैस के वो ज़खायर तलाश नहीं कर सके जो कि आपको करना चाहिए थे पिछले 5, 10, 15, 20 सालों के अंदर। ठीक है, दूसरी ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो CNG प्राइस है ये सब्सिडाइज्ड है। अगर आज आप इसे इक्वलेंट प्राइसिंग, इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर ले आए तो ये किसी तरह भी LPG से सस्ती नहीं रहेगी। आज तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, किन लोगों के लिए कर रही है? इस मुल्क के मिडिल क्लास के लिए। सही है, मोटरसाइकिल वाले को कोई रिलीफ नहीं है। सही है, मोटरसाइकिल वाले को क्या रिलीफ? जो बस में ट्रेवल करता है उससे बस वाला जो है वो डीजल के हिसाब से पैसे लेता है, वो ये नहीं बताता कि मेरी गाड़ी के नीचे सिलेंडर लगा हुआ है। तो प्रॉफिट टेकिंग बस ओनर कर रहा है। सही है, पैसे CNG स्टेशन वाले बना रहे हैं। सही है, जो वो गरीब आवाम है उस हद तक तो कंज्यूमर की हद तक तो गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम ना OGDC चलाना है, गवर्नमेंट का ना काम SSGC चलाना है, ना गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना है। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्या वो वेलफेयर हो रही है? थोड़ा सा हम लोग, मैं तो चाहूंगी कि रिफाइनरीज की तरफ हम लोग थोड़ा मूव ऑन करें। कैपेसिटी की बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, तो ओवरऑल किस तरह देखते हैं अभी आप करंटली सिचुएशन? देखें जी, एक तो मैं आई रियली फील अशेम्ड एज ए ऑयल प्रोफेशनल कि मैंने तो 22 साल हो गए मुझे ऑयल इंडस्ट्री में, और मैं रिलायंस रिफाइनरी हमारे सामने लगी, क्या स्टेट ऑफ आर्ट्स रिफाइनरी लगाई हैं, आर्ट रिफाइनरी लगाई हैं इंडिया ने। सही है, हम बड़ी बातें करते हैं जी, मिसाइल बना लिया हमने, एटम बम बना लिया, हम एक उनके मुकाबले की रिफाइनरी तो लगा लें। हमारे पास मेरे वालिद साहब की उम्र की रिफाइनरीज लगी हुई हैं। दोज रिफाइनरीज आर केम इन 1958। इनमें से एक रिफाइनरी 100 साल भी पुरानी है। सलीम साहब, इंडिया से कंपैरिजन और इंडिया की रिफाइनरीज और ओवरऑल हमारे यहाँ और भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं
उनसे ऑयल के इंपोर्ट्स की जो प्रॉस्पेक्ट्स उनको ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। इसी पॉइंट से नाज़रीन स्टे विद अस। This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। This program is brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त। प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं एवर सो इंक्रीजिंग ऑयल क्राइसिस इन पाकिस्तान। सलीम साहब यहाँ पर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह इंडिया की आप बात करें तो मैं चाहूँगी अब इंडिया की जो डिस्कशन जो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री से उसको कंटिन्यू करें। देखिए जी, इंडिया तो इस वक्त जो रिफाइनिंग सेक्टर है उनका वो वर्ल्ड क्लास है। उनका वो रिफाइनिंग सेक्टर है जो कि आप एक्सॉन मोबिल, शेल इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स ए शेम फॉर अस कि हमारा जो रिफाइनिंग सेक्टर है उनको तो आप बेसिक रिफाइनरीज से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास सवाए एक पार्को के जो कि मिड कंट्री रिफाइनरी है, उसके अलावा हमारे पास जो रिफाइनरीज मौजूद हैं वो बेसिक हाइड्रोस्केमिंग रिफाइनरीज हैं और उनके आगे कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। आपको याद होगा बचपन में आप एक मैट्रिक में एक टेस्ट किया करती थी जिसमें एक ट्यूब में आप मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के और हर बार टेम्परेचर लेके और तो हमारे यहाँ वो प्रोसेसेस हैं खाली यही है कि आप क्रूड डालते हैं एक ट्यूब के अंदर और उसको बर्न करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आगे जो फर्दर उनकी क्रैकिंग है वो यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये रिफाइनरीज जो हैं कुछ 1962 में लगी जो कि 1951 में किसी और जगह से उखाड़ के आप लेके आए किसी बाहर वैसे कुछ उनमें से 1967 में लगी, कुछ अब लग रही हैं, कुछ ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, कुछ स्क्रैप यार्ड में पड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ रिफाइनिंग सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। अच्छा बिल्कुल सलीम साहब, जिस तरह अभी हम लोग इंटरनेशनल प्राइसेस की पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस बढ़ती है नेचुरली उसका जो बर्डन है वो पास ऑन कर दिया जाता है इन कंज्यूमर्स को। तो आपको लगता है रीजनल ट्रेड अगर पेट्रोल का और ऑयल का बढ़ जाए इम्पोर्ट तो उस पर उसकी प्राइसेस वुड डिफर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट अगर हम डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं जाके या फिर हम रीजनली जो है वो ट्रेड करते हैं? तो देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, अगर आप क्रूड की प्राइसिंग देखें टोटल रिफाइनिंग के अंदर तो क्रूड इज ऑलमोस्ट 95% ऑफ द प्राइसिंग ऑफ द रिफाइनरी की जो प्राइस में आती है उसमें 95% क्रूड की प्राइस होती है। देयर इज नॉट मच प्लेस टू प्ले अराउंड अनटिल एंड अनलेस आप क्रूड इंडिजिनसली प्रोड्यूस करें। सही है। अगर आप लोकल क्रूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें कुछ प्राइसिंग इंसेंटिव हैं तो आपकी प्राइसिंग से आप खेल सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली ओपन मार्केट से क्रूड लेके आएंगे तो आप ये सोच लें कि 95% तो आप प्राइस देके आ ही रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर माशाल्लाह आप अपनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज और सेल टैक्स और टर्नओवर टैक्सेस और व्हाटएवर जो आप। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन को देखते हैं यहाँ पर सलीम साहब तो 10 to 12% जो है वो टोटल प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है जो डिमांड से लेके बाकी सारी जो है वो इंपोर्ट क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। अगर आप तो एवेन्यूज क्या है उसके? देखिए जी, आपकी जो क्रूड टोटल मिक्स है तो आप देखें तो उसमें 88% के करीब या आप क्रूड मंगाते हैं या रिफाइंड प्रोडक्ट मंगाते हैं। यानी आप अगर 100 बैरल मंगा रहे हैं तो उसमें आप 88 बैरल जो हैं वो आपका इम्पोर्टेड है, ठीक है। अच्छा, वो इम्पोर्टेड प्राइस आपको मिलती है ओपन मार्केट के हिसाब से और यकीनन उनका नफ़ा एक्सप्लोरेशन कंपनियों का, जो कि अगर आप सप्लाई चेन देखें कि पहले एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फिर उसके बाद रिफाइनिंग सेक्टर, फिर उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये पूरी एक सप्लाई चेन है। उसमें आप देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपकी एक्सप्लोरेशन कंपनीज बनाती हैं। अगर क्रूड की निकालने की कॉस्ट जो है वो $15 आती है तो वो $120 में बिकता है, ठीक है। लेकिन $120 पर बैरल के हिसाब से बिकने के बाद वो जब आप रिफाइंड प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो $1000 का नहीं बिकता, वो बिकता है $20-25 ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आपकी जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो आपका एक्सप्लोरेशन बिजनेस है। वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसके लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए
उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है। OGDC एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, PPL एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन इस तरह के बड़े प्लेयरों की और ज़रूरत है मार्केट में, और वो उसी वक्त आएंगे जब आप इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज्ड करेंगे और लोग उसमें आएंगे। सेकंड आपका रिफाइनिंग सेक्टर है। रिफाइनिंग सेक्टर में आपके पास जंक रिफाइनरीज हैं, आपको वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे बठिंडा में, अपना जामनगर में इंडिया ने रिफाइनरीज लगाई हैं जो जिनका के जो प्रोडक्ट है वो नॉर्दर्न अमेरिका तक जाता है, और जो कि $20 नीचे क्रूड लेके आती हैं, हैवी क्रूड्स उनको प्रोसेस करती हैं। उस लेवल की आप रिफाइनरीज लगाएं, उनको रिफाइनिंग सेक्टर को। अच्छा सलीम साहब, इस इंडिया की आप बात करें तो इंडिया का भी, मैं आपके पास भी मौजूद है कुछ न्यूज़ के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उनकी, दे आर इंटरेस्टेड, जैसे बठिंडा की भी आपने बात की कि वो 100 किलोमीटर दूर है जी, बिल्कुल, तो वो लाहौर से कनेक्ट करके दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग सच अ डील। तो उस डील को आप किस तरह देखते हो? आपको लगता है कि उसमें देखिए वो बिल्कुल उसमें बेनिफिट है, लेकिन मैं फिर एम्फेसाइज करूंगा कि गवर्नमेंट शुड मेक अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म में आप इंडिया से इंपोर्ट करें उनकी, लेकिन उसके ऊपर एक और इफेक्ट है, ये आप याद रखिएगा कि आपने एक 700 किलोमीटर की पाइपलाइन डीजल की कराची से लेकर अपना लाहौर तक बिछाई हुई है। उसके मिनिमम जो है वो 4.5 मिलियन टन गवर्नमेंट ने गारंटी किया हुआ है। तो अगर आप बठिंडा रिफाइनरी से प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट पाइपलाइन, ठीक है। तो आपको वो भी देखना है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया कि हर सेक्टर को आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा सप्लाई चेन के, और हर सेक्टर के ऊपर आपको एक्सपर्ट्स और वो लोग जो डिलीवर करते हैं। टॉक शोज में बातें करते, रिफाइनिंग कैपेसिटी की भी हम बात करते हैं तो अराउंड 4.3 मिलियन पर डे है इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी, और जबकि पाकिस्तान की इज मेरली 86,000। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता मेरे ख्याल से कि इंडिया से हम अपने रिफाइनरी हम एक्सपोर्ट रिफाइनरीज नहीं बना सकते, तो कम से कम ऐसी रिफाइनरीज तो बना लें कि जो हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद। सलीम साहब, यहाँ पे टाइम की कमी जो हमारे आ रही है, आप चाहूँगी तो आने वाले बजट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फेडरल एक्साइज ड्यूटीज को लेकर और बाकी ड्यूटीज की हमने थ्रू आउट द प्रोग्राम डिस्कशन की है? देखिए टैक्सेशन सिस्टम जो आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे रिफाइनरीज के ऊपर जो लगाया है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। आपकी इंडस्ट्री अगले 1 साल के अंदर इट्स ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। आपने 0.5% टैक्स लगा दिया है। आज एक रिफाइनिंग सेक्टर में वो 78% टैक्स पे करते हैं। जो ये सब टैक्सेस ले जाने के बाद गवर्नमेंट जो बचता है रिफाइनिंग को या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, उसमें से फिर 78% जो है गवर्नमेंट अपने एक्सचेंज में ले जाती है। आपको ये टैक्स जो है या तो ख़त्म करना पड़ेगा या इसको उन डेफिनेशंस में लेके आना पड़ेगा जो कि आपने सिगरेट इंडस्ट्री को दी हुई है, जो आपने टिकटिंग इंडस्ट्री को दी हुई है, जो आपने ऑयल डीलर्स को दी हुई है। प्लीज़ फॉर गॉड से इसके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो ये दिस इज किलिंग, ये ख़त्म कर देगा रिफाइन। दूसरा आप जैसे आपने वतन कार्ड इशू किया, ऐसे गरीब लोगों के लिए, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए प्लीज़ कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस करे जिसमें कि उनको पेट्रोल जो है वो बगैर लेवीज और बगैर टैक्सेस के मिल सके। थैंक यू सो मच सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल इनपुट। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए भी और मेरी ऑडियंस के लिए भी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम जो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डिस्कशन पे क्या को मैं अगर कंक्लूड करने चलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट कुछ पॉइंट सलीम साहब ने बोले हैं बहुत अच्छे यहाँ पर रहते हैं। गवर्नमेंट के लिए अगर हम बजट की बात करते हैं, बजट को नज़र में रखते हुए कोई अगर गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो कुछ रिलीफ कार्ड ज़रूर, जिस तरह से उन्होंने बोला, और बेनिफिट कार्ड के टाइप की कुछ चीज़ें जो है ज़रूर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि फौरी जो है रिलीफ ज़रूर कुछ हद तक हमारे गरीब आवाम को जो है मिले। और उसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे गवर्नमेंट के लिए, ताकि आने वाले वक्तों में हमारा ये सेक्टर जो है वो कोलैप्स ना करे और उसमें जो है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। इसके साथ ही फीडबैक के लिए हमें ज़रूर लिख सकते हैं feedback@business+tv.pk पर। वजिया खान को और बिजनेस लंच की पूरी टीम को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by रहो अपने फैन से राब्ते में हर वक्त।